तो हम लोग 1833 का चार्टर एक्ट पढ़ रहे थे। कुछ हिस्सा हमने उसका पिछली क्लास में पढ़ लिया था, आज उसका बचा हुआ हिस्सा हम पढ़ रहे हैं। इस चार्टर एक्ट में कहा गया कि भाई अब जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है वो कुछ ऐसा काम करे, जीजी ऑफ इंडिया को कहा गया कुछ ऐसा काम करे जिससे भारत में जो कानून है उसको क्या करे, उसको कोडिफाई करे, एक किताब में इकट्ठा करके रखे। क्योंकि इसके पहले जो कानून चल रहे थे वो हिंदू और मुस्लिम के लिए अलग अलग चल रहे थे। हिंदू का को जो सजा मिल रही थी वो वेद पुराण के हिसाब से मिल रही थी, और मुसलमान को सजा मिल रही थी वो कुरान के हिसाब से मिल रही थी। तो जीजी ऑफ इंडिया को कहा गया कि भैया आप व्यवस्था ऐसी करवाइए कि जो भी इनके वेद पुराण है, हिंदू और मुस्लिम के कुरान है, इनसे इनकी आप पढ़ाई करवाइए, इनका ट्रांसलेशन कराइए और एक निश्चित किताब बनवाइए, और उसमें हर मुस्लिम के लिए क्या सजा होगी, हिंदू के लिए क्या सजा होगी, सब होना चाहिए, कोडिफाई करवाइए आप। इसी के कारण ही हमने देखा था कि भाई फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया, लॉ कमीशन। क्योंकि लॉ कमीशन जो पहला बनाया गया विधि आयोग, उसका मुख्य काम ये था कि भाई आप ये जितने भी धार्मिक ग्रंथ हैं उनकी पढ़ाई करवा के उससे जुड़े हुए जो भी, जैसे मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया उसमें हिंदू को क्या सजा मिलेगी, मुस्लिम को क्या सजा मिलेगी, उसको कोडिफाई कराइए। और फर्स्ट लॉ कमीशन का जो मुखिया है उसको बनाया गया मैकॉले को। और इसी काम की वजह से हमने देखा था कि चाहे इंडियन पेनल कोड हो, चाहे क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, या सिविल प्रोसीजर कोड हो, ये बन के तैयार होते हैं। जैसे आईपीसी बनी है 1860 में, सिविल बनी है 1861 में, क्रिमिनल बनी है 1859 में। ये सब बन के इसलिए तैयार होती हैं क्योंकि 1835 में फर्स्ट लॉ कमीशन बनाया गया था। क्योंकि इस 1833 के एक्ट में कहा गया था कि अब आप कुछ ऐसी व्यवस्था करिए कि अब हमें इस देश में रूल करना है, अब आप इस देश के प्रशासन में काम करेंगे, आपको व्यापार तो करना नहीं है। तो जब आप रूल करेंगे, प्रशासन करेंगे, तो अपराध होंगे तो अपराध की सजा भी आपको देनी पड़ेगी। तो सजा कैसे देंगे, तो इसके लिए एक बाकायदा कोडिफिकेशन करवा दीजिए। ठीक है। दूसरा इसमें कहा गया, इस एक्ट में ये कहा गया कि भाई अब किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा भारतीय और अंग्रेजों के बीच में, किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। आर्टिकल 15 जो हमारे संविधान का, वो भी यही कहता है कि हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, खास करके उसकी जाति के हिसाब से, या कलर के हिसाब से, बर्थ के हिसाब से, डिसेंट के हिसाब से, या प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से। 15 में तो जन्म स्थान भी दिया हुआ है। तो इन्होंने कहा कि किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। क्योंकि हमने देखा था जो कॉर्नवालिस आया था, कॉर्नवालिस ने क्या व्यवस्था कर दी थी कि जो हायर पोस्ट में लोग बैठे हैं भारतीय, उनको हटा दिया था, भैया आप नीचे हो जाइए। वो कुछ ज्यादा ही रेसिस्ट आदमी था वो। तो इसने विलियम बेंटिक ने बोला नहीं, अगर कोई भारतीय हुनरमंद है, उसमें काबिलियत है, तो वो तो ऊंचे पदों में जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेंगे। ऐसा कागजों में कहा गया था, भेदभाव चल रहा था लेकिन कागजों में ऐसा कहा गया था। ठीक है। तो आज जो आपका आर्टिकल 15 कहता है, इसको सबसे पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1833 के एक्ट में कहा था कि हम किसी भी तरह के भेदभाव को बर्दाश्त नहीं करेंगे, और हम भारतीयों और अंग्रेजों में किसी भी तरह के भेदभाव को बढ़ावा नहीं देंगे। ठीक है। अगली बात ये कही इस एक्ट ने कि हम जो दास प्रथा है या जो स्लेवरी है, इसको एबॉलिश करेंगे, इसको खत्म करेंगे। दास प्रथा की बात हम करें तो वैदिक काल से हमारे देश में, दुनिया भर में दास दास की प्रथा रही है। और कुछ थिंकर्स तो ऐसे रहे हैं कि भाई वो कहते हैं कि जिसकी जैसी काबिलियत है वैसा वो काम करता है। दास को मालिक की जरूरत है, मालिक को दास की जरूरत है। अगर दास को मालिक नहीं मिलेगा तो दास का जीवन कष्टमय हो जाएगा, और मालिक को अगर दास नहीं मिलेगा तो मालिक का जीवन भी कष्टमय हो जाएगा। बहुत सारे थिंकर्स ने अपने अपनी फिलोसफी में इसको जस्टिफाई किया है कि एक मास्टर होना चाहिए, एक स्लेव होना चाहिए। स्लेव की बुद्धि ऐसी है कि वो स्लेव का काम कर सकता है, और मास्टर की बुद्धि ऐसी है कि वो स्लेव से काम करवा सकता है। तो इन्होंने कहा चार्टर एक्ट ऑफ 1833 ने कहा कि भाई हम भारत में भी स्लेवरी को अबॉलिश करा देंगे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने? क्योंकि 1833 में ब्रिटेन में जो स्लेवरी थी, इसको इसको खत्म कर दिया गया था। ब्रिटेन में जो स्लेवरी थी इसको खत्म कर दिया गया 1833 में। हमारे देश में स्लेवरी खत्म होगी, लेकिन तब कब तक होगी? 1843 में होगी। लेकिन इस एक्ट में पहली बार कहा था कि भारत में भी सरकार कुछ ऐसे काम करे जिससे दास प्रथा खत्म हो, और ये जो दास का काम कर रहे थे, दास के रूप में जो लोग काम कर रहे थे, इनके जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए भी सरकार कुछ काम करे, अपना ध्येय बना के रखे कि इनका जीवन स्तर भी सुधारना है। जैसे आज हमारी सरकार का क्या ध्येय वाक्य है कि भाई विकास करना है, गरीबी हटाना है। आज से 40 साल पहले इंदिरा गांधी का भी यही ध्येय वाक्य था कि विकास करना है, गरीबी हटाना है। और आज से 150 साल पहले भी यही ध्येय वाक्य था कि गरीबी हटाना है, विकास करना है। जो कि जो स्लेव है, जो दास है, वो गरीब है।
ठीक है, तो सदियां बीत जाती हैं लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं बदलते हैं। तो ये जो अपन ने ब्रीफिंग की है ये क्लियर है सभी को? यस सर। तो पहली बात ये कहा कि भैया जो भी लॉज हैं, भारतीय जो नियम कायदे कानून हैं, इनको कोडिफाई कराइए। दूसरा ये कहा कि भारतीय और यूरोपियन के बीच में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा, रोजगार को लेकर भेदभाव नहीं होगा। तो हमारा जो आर्टिकल 15 वो ये कहता है कि किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। और आर्टिकल 16 ये कहता है इस सरकारी नियोजन में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में सबको समान अवसर मिलेगा और किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, तो आर्टिकल 15 कहता है कि सरकार किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगी। सरकार ऐसा नहीं करेगी कि भैया आप SC ST हैं तो आपको ये चीज ज्यादा मिले, आप जनरल है तो आपको ये चीज कम मिले, ऐसा कोई भेदभाव सरकार नहीं करेगी। और सरकारी नौकरी के लिए आर्टिकल 16 में बात की गई है। ठीक है, और तीसरी बात इन्होंने कही कि भाई भारत में भी दास प्रथा को खत्म किया जाए। ये आदेश आ गया था खत्म किया जाए। हाँ, आदेश आने में और खत्म होने में अंतर होता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कहा तो गया 1833 में खत्म कर देंगे, लेकिन हमारे देश में दास प्रथा खत्म होगी 1843 में। ऑन रिकॉर्ड, ऑन पेपर खत्म होगी। वैसे दास प्रथा तो आज भी किसी न किसी रूप में भारत में प्रेवलेंट है, चल रही है। फिर ये लिखा है यहाँ पे कि 1843 में स्लेवरी फाइनली अबॉलिश्ड, भारत में एक आदेश निकाल के 1843 में स्लेवरी को खत्म किया गया या दास प्रथा को खत्म किया गया। और ये कहा गया अब कोई व्यक्ति किसी को दास बनाएगा तो ये एक दंड माना जाए, मतलब एक अपराध माना जाएगा और उसको इसके लिए दंड मिलेगा। अगली बात, इस 1833 के एक्ट ने क्या बोला कि भारत में ओपन कंपटीशन कराया जाएगा, खुली प्रतियोगिता कराई जाएगी। इसके पहले से मैं बताता आ रहा हूँ कि जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी में रिक्रूटमेंट होते थे वो कैसे होते थे, जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इनकी संख्या 24 थी। ये लोग रिक्रूटमेंट करते थे, ना कोई एग्जाम होता था, ना कोई इंटरव्यू होता था। अगर आपकी इनसे पहचान है, आप इनको जानते हैं या ये आपको जानते हैं, तो ये आपके नाम पे आदेश निकाल देते थे कि भाई इस व्यक्ति को फलाने पोस्ट में इस देश की ईस्ट इंडिया कंपनी में पोस्टेड किया जाता है। तो इसके पहले किसी भी तरह का ओपन रिक्रूटमेंट नहीं था। ठीक है, कोई एग्जाम नहीं होता था। लेकिन 1833 के एक्ट ने कहा, इंट्रोड्यूस किया कि भाई भारत में जो ये लोग काम कर रहे हैं, सिविल सर्वेंट काम कर रहे हैं, इनके लिए खुली प्रतियोगिता की जाए और भारतीयों को भी किसी भी पद में जाने के लिए मना ना किया जाए। अगर भारतीय सबसे उच्च पद में भी जाना चाहता है और अगर उसमें काबिलियत है तो वो जा जाए। ध्यान रखिए ये कहा गया था, पहली बार कहा गया था। लेकिन जब ऐसा हुआ तो ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे इन्होंने बोला यार, किससे बोला, ब्रिटेन की संसद से बोला कि साहब ऐसा जुल्म मत करो। अभी इसी एक्ट में आपने क्या कहा कि हम लोग व्यापार नहीं कर सकते, हम सह लिए कि भाई व्यापार नहीं कर सकते, हमारा बहुत बड़ा मुनाफा मारा गया। अब आप दूसरे में क्या कहते हो कि भाई आप ओपन कंपटीशन भी कराओ और भारतीयों को खुला मौका दो, ये हमसे नहीं हो पाएगा। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध करने पर ये जो आइडिया था ड्रॉप कर दिया गया। तो अगर कभी सवाल आता है कि पहली बार किस चार्टर एक्ट ने भारत में खुली प्रतियोगिता की बात को कहा था, भारत में ओपन कंपटीशन की बात को रखा था, तो वो आएगा 1833, रखा था, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ था। इन्होंने अपने आदेश में निकाला था, सीओडी ने बाद में विरोध किया कि भैया आपने हमसे व्यापार की ताकत तो छीन ही ली है, कम से कम ये रिक्रूटमेंट की ताकत तो हमारे पास रहने दो। हम अपने लोगों को अगर रिक्रूट करना चाहते हैं तो करने दो ना, क्यों भारतीयों के लिए भी आप सब ये अच्छा अच्छा काम कर रहे हैं। तो सीओडी के विरोध करने के कारण ही ये जो बात थी इसको ड्रॉप कर दिया गया। ठीक है, और इस एक्ट के बाद हमने ये बोला है कि 1833 के चार्टर एक्ट में ये कहा गया था कि जो प्रोविंसेस हैं, ये जो प्रांत हैं, अब वो किसी भी तरह का कानून नहीं बना सकते। देश के लिए सारा कानून कलकत्ता से बनेगा और कलकत्ता में जो कानून बनेगा वो कानून कहाँ जाएगा, ब्रिटेन की संसद में जाएगा और वहां से मुहर लग के आएगा। मतलब कलकत्ता में जो कानून बनाया वो किसने बनाया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और उसकी काउंसिल ने बनाया। तो ये कोई संसद तो है नहीं, ये तो 5 लोग थे, 4 इसमें और एक ये 5 लोग मिलकर कानून बना रहे हैं। अब ये कानून, कोई भी कानून बनेगा तो फिर वो जाएगा ब्रिटेन की संसद के पास और वहां से जब वो पारित होगा, जैसे आज होता है कि भाई कोई कानून बनता है तो पार्लियामेंट से पारित होता है, तो जब ब्रिटेन की संसद में वो जाएगा, कहाँ से कानून जाएगा, कलकत्ता से। जब कोई कानून बनेगा तो पहले ब्रिटेन की संसद जाएगा, वहां से जब पारित होगा तो ये जो कानून पारित हुआ, ये जो कानून पास हुआ, ये एक संसद ने पास किया। इसलिए 1833 के बाद हर एक कानून अब क्या कहलाएगा, एक्ट कहलाएगा। 1833 के बाद जो भी कानून बन रहा है, जो भी
आया उसको एक्ट कहा जाएगा। और इसके पहले मैंने बताया था, इसके पहले जो भी कानून बनते थे वो ब्रिटेन की संसद में पास नहीं होते थे। हाँ, ब्रिटेन की संसद को एक कॉपी दी जाती थी कि साहब हम ये यहाँ कर रहे हैं, लेकिन वहां की संसद में इसके लिए वोटिंग नहीं होता था, बिल नहीं आता था। इसलिए 1833 के पहले जो भी कानून भारत में बने हैं उनको क्या कहा गया, उनको रेगुलेशन कहा गया। जैसा कि एक अच्छा एग्जाम्पल है सती प्रथा को लेकर जो कानून बना था, उसके नाम के आगे रेगुलेशन लगा हुआ है। तो ये बात इसमें कही गई। तो ये जो इस पेज में जो मैंने बताया क्लियर है सभी को? रिप्लाई करिए। Yes, sir. Yes, sir. इस एक्ट की एक बात और आप याद रखिएगा, 1833 के एक्ट ने जो बंगाल प्रेसिडेंसी थी, बंगाल प्रेसिडेंसी को डिवाइड कर दिया, तोड़ दिया। तो बंगाल प्रेसिडेंसी के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा कर दिया आगरा प्रेसिडेंसी और एक हिस्सा कर दिया फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी जो है ये 1833 के चार्टर एक्ट में इसके दो हिस्से कर दिए गए। एक हिस्सा कर दिया आगरा प्रेसिडेंसी और एक हिस्सा कर दिया फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी। यानी अब आगे की एक्ट में जब हम पढ़ेंगे आगरा प्रेसिडेंसी तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आगरा प्रेसिडेंसी बनी कब है। आगरा बना है 1833 के एक्ट में। ठीक है, आगरा प्रेसिडेंसी में मोटे तौर पे पूरा अवध का एरिया आ रहा है और जो रोहिल्ला वाला ऊपर वाला एरिया वो आ रहा है। इसमें एक बात और कही कि जैसा कि हमने देखा था 1813 के चार्टर एक्ट में यह कहा गया था कि भाई अब जो विदेशी लोग यूरोपियंस लोग हैं वो भारत में आए रहे बसे, कोई दिक्कत नहीं है। उसी के साथ इस जो क्रिश्चियन मिशनरी हैं जो ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, ईसाई धर्म से जुड़े हुए जो पादरी लोग हैं, उनको भी भारत आने की अनुमति 1813 के एक्ट से मिल गई। 1833 आते आते भारत में जो ईसाई मिशनरी हैं, भारत में जो ईसाई मिशनरी हैं इनकी संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। भारत में ईसाई मिशनरी की संख्या बहुत ज्यादा हो गई थी। इसलिए इस एक्ट में कहा गया कि भारत में अब 3 बिशप रहेंगे। बिशप एक बहुत बड़ा पद होता है ईसाइयत की दुनिया में। सबसे जिसे कह सकते हैं कि उच्च लेवल के ये धार्मिक गुरु होते हैं। जैसे हिंदू धर्म में शंकराचार्य का पद होता है, वैसे ईसाइयत में बिशप का पद होता है। तो भारत में 1813 से 1833 तक इतने सारे ईसाई मिशनरी आ गए कि उनको कंट्रोल करने के लिए, उनकी बात रखने के लिए होने चाहिए बिशप। तो पहले एक बिशप का प्रावधान था, 1813 में एक बिशप का प्रावधान था, लेकिन 1833 आते आते इनकी संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई थी कि बिशप की संख्या 3 कर दी गई। तो 3 बिशप्स हो गए थे, क्योंकि ये इसलिए था क्योंकि भारत में बहुत तेजी से ईसाई मिशनरी भी आ रहे थे और बहुत ये जो ईसाई मिशनरी थे ये बहुत तेजी से भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन करा रहे थे। और बहुत सारे क्रिश्चियन लोग, इनकी संख्या भारत में कई गुना बढ़ रही थी। इसलिए ये देखते हुए कहा गया कि अब 3 बिशप के पद रहेंगे भारत में और ये धार्मिक पद है, ये धार्मिक पद है। क्लियर है? तो ये सारी बातें हो गई 1833 के चार्टर एक्ट को लेकर। तो हम लोगों ने कल की क्लास में और आज की क्लास में 1833 के चार्टर एक्ट को पूरी तरह कंपाइल कर लिया है, पढ़ लिया है। इसके स्टेटमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी एक्ट ने ईस्ट इंडिया कंपनी को एक व्यापारिक कंपनी सीधे एक प्रशासनिक कंपनी बना दिया। इसी एक्ट ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। इस एक्ट ने भारत में खुली प्रतियोगिता के लिए पहली बात की, लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के विरोध के कारण उसको रद्द कर दिया गया। इस एक्ट ने बोला कि भारत से दास प्रथा मुक्त होनी चाहिए। इस एक्ट ने गवर्नर जनरल की काउंसिल में चौथे मेंबर के रूप में एक लॉ मेंबर की नियुक्ति की। और इस एक्ट ने ये कहा कि
भारत में जो प्रांत हैं, प्रोविंसेस हैं, इनके पास कानून बनाने के अधिकार नहीं रहेंगे। अब जो कानून बनेगा वो कलकत्ता में बनेगा, सेंट्रलाइज लेजिस्लेटिव सिस्टम रहेगा, और ये जो कानून बनेंगे ये ब्रिटेन की संसद में ही पारित होंगे। इसलिए 1833 के बाद जो भी देश में कानून बने हैं उनके नाम के आगे एक्ट लग रहा है। 1833 के एक्ट ने ये कहा कि भारत में जो भी सजा के प्रावधान है, जो भी हम जिस पनिशमेंट के प्रावधान है, उससे जुड़े हुए जो भी कानून हैं उनका कोडिफिकेशन किया जाए। और इसको देखते हुए पहला लॉ कमीशन बनाया गया जिसके अध्यक्ष मैकॉले हैं। तो मोटे तौर पे कुछ ये फैक्ट है 1833 के जिनको आपको ध्यान रखना है। बिशप क्या है? बिशप, जैसे मैंने बोला, हिंदू धर्म में सबसे बड़े धार्मिक गुरु को हम क्या बोलते हैं? शंकराचार्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शंकराचार्य। जो अभी जिंदा है धार्मिक गुरु सबसे बड़े शंकराचार्य है। उस तरह ईसाई की दुनिया में किसी देश के लिए सबसे बड़ा जो व्यक्ति है उसे कहा जाता है धार्मिक गुरु, उसे कहा जाता है बिशप। वैसे ईसाई में सबसे बड़े जो व्यक्ति उन्हें तो पोप कहा जाता है, पोप। और जो पोप कहाँ रहते हैं, कहाँ बैठते हैं? वेटिकन सिटी में बैठते हैं। वेटिकन सिटी कहाँ है? रोम में है। तो वेटिकन सिटी में पोप का घर है। वहाँ पे कैथोलिक से जुड़े हुए जो ईसाई लोग हैं उनके सबसे बड़े जो धर्म गुरु है वो पोप है, और पोप के अंडर कई सारे बिशप्स होते हैं। तो जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने कहा 1833 के एक्ट में कहा कि भारत में इतने ज्यादा ईसाई लोग बढ़ गए हैं और इतने सारे क्रिश्चियन मिशनरी अपना तेजी से काम कर रहे हैं, उनको सबको संभालने के लिए एक धार्मिक हमारे पास मैकेनिज्म होना चाहिए। इसलिए 3 बिशप का पद जनरेट किया गया, और ये 3 बिशप जो है अल्टीमेटली किसके अंडर थे? इसको रिपोर्ट कर रहे थे? पोप को रिपोर्ट कर रहे थे। तो आज की क्लास में किसी को कोई डाउट? नो सर।